जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। कल देहरादून विधानसभा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसकी चर्चा आज चारों ओर है। भाजपा विधायक विनोद चमोली जी और खानपुर जो विधायक हैं उमेश कुमार, उनके बीच एक तीखी नोकझोंक हो गई। क्या था मामला और ऐसी नौबत क्यों आई, इसी पर बात करने के लिए सीधा मौजूद है हमारे साथ धर्मपुर विधायक विनोद चमोली जी, जो 2 बार मेयर भी रह चुके हैं देहरादून के और 2 बार के विधायक भी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सब जानना चाह रहे हैं कि वो हुआ क्या, वो अचानक से और वो बिल्कुल तीखी नोक-झोंक में पूरा मामला बदल गया। मामला हो गया पहाड़ वर्सेस मैदान का, मामला आ गया राजधानी घोषित क्यों नहीं करते हैं, तो सारा मामला था क्या? नहीं, इतना ज्यादा कुछ नहीं था। और विधानसभा में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो विधायकों के साथ साथ हमारे सबके अपने एजेंडे भी होते हैं। पार्टी का भी एजेंडा होता है, अपना भी एजेंडा होता है। तो वहां पर एक विषय गैरसैंण राजधानी का भी आया था। जो उमेश शर्मा हैं, जो कानपुर के विधायक हैं, उन्होंने गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने के लिए वहां पर विषय उठाया था। उस विषय पर मेरा कोई उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं हुआ। मैं तो अपना विषय मैंने बाद में लेना था। बाद में जब मैं अपने विषय ले रहा था और मैं मूल निवास के विषय पर बात कर रहा था तो उन्होंने अचानक इंटरवीन करके वो गैरसैंण के विषय पर पूरा विषय ले जाना चाहते थे। तो पहली बात तो यह कि मूल निवास जैसे संवेदनशील मुद्दे पर और एक बड़ा मुद्दा है पूरे उत्तराखंड के लिए, उस पर जब मैं विषय रख रहा था तो उसमें उसको उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए थी। पहली बात तो यह। फिर भी जब उन्होंने बीच में कहा कि साहब आप गैरसैंण को अस्थायी राजधानी क्यों नहीं घोषित करते, तो मैं घोषित तो नहीं कर सकता, तो विषय सरकार का विषय होता है। हाँ ठीक है, मेरी सरकार है, मेरे लोग हैं, चर्चा कर सकता हूँ, घोषित नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उनको स्मरण कराया कि गैरसैंण को आखिर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अगर हम जानते हैं तो जो हमारे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये निर्णय उन्होंने लिया और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने एजेंडे का विषय बनाया। अब जो हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था, जिस पर हम लोगों ने इसको घोषणा पत्र में जोड़ा, हमने उस वादे को पूरा किया और उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ये मैंने उनको याद दिलाया कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो उस पर संभव तो कह रहे होंगे साहब इसको अस्थायी राजधानी क्यों नहीं कह रहे आप, ये लोग, लेकिन देखिए वो मेरी पार्टी का एजेंडा है। समय आएगा, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि पार्टी उसको अस्थायी राजधानी बनाने को भी जा सकती है, उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और मैंने स्वयं में भी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के दौरान जो मेरा भाषण है वहां पर वो रिकॉर्डेड होते हैं, उसमें पहले ही कहा है कि जिस दिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा और हम राजधानी चलाने की स्थिति में आ जाएंगे यहाँ से, तो उस दिन हो सकता है कि जो गैरसैंण आज ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है वो अस्थायी राजधानी बन जाए। और मैंने यह भी संभावना जताई कि आने वाले समय में अगर ये काम भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। मैंने उस समय कहा, यही मैंने वहां पर भी कहा। तो रजत जयंती हम मना रहे हैं, 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कल हमने देखा कि चौखटिया जो स्वास्थ्य सेवाएं लेक्चर है वहाँ पे पद यात्रा चली और देहरादून तक आ पहुंची है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और साथ में राजधानी की जो बातें हैं, ये 25 साल बाद भी हम इस पे केवल चर्चा ही कर रहे हैं, इसमें हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखो मैंने कहा हम तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, चर्चा तो कांग्रेस कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं। हरीश रावत 9 तारीख को गैरसैंण जा रहे हैं। हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमने तो करने के बाद बोल रहे हैं ना, हमारा एजेंडा था, हमने उसको ग्रीष्मकालीन बनाना। हरीश रावत तो घोषणा कर चुके हैं, कांग्रेस के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, वो घोषणा कर चुके हैं कि 2027 में अगर आप कांग्रेस को जिताते हैं तो स्थायी राजधानी होगी गैरसैंण। अब जनता ये समझ नहीं पा रही है कि किस पे विश्वास करें। दूसरी तरफ उमेश कुमार कहते हैं, वो गैरसैंण में कहते हैं कि भाई मैं आंदोलन करूंगा, मैं अनशन करूंगा गैरसैंण को। तो लोग कहते हैं कि भाई उमेश कुमार जो है वो मैदान से आते हैं और मैदान से आने के बावजूद वो गैरसैंण को राजधानी बनाने के तैयार है। वही दूसरी तरफ जो पहाड़ के विधायक हैं वो गैरसैंण को लेकर आवाज नहीं उठा रहे हैं। मैं इसको स्पष्ट करूं, तो वो भावनाएं जो है, सब क्या हो रहा है मैं बता दूं आपको। जब हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो वहां सदन में ही सारे कांग्रेसी अवाक रह गए कि क्या हो गया। उनको उम्मीद नहीं थी कि हम इतना बड़ा कदम उठा पाएंगे।
और उस दिन के बाद से ही वो बीजेपी को काउंटर करने के लिए कहने लगे साहब हम आएंगे तो हम इसको अस्थायी राजधानी बनाएंगे। ऐसा तो उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा बन गया। बेसिकली कांग्रेस चाहती है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल एजेंडा बन गया और उसमें हरीश रावत जी उस पॉलिटिकल एजेंडे पर आगे का चुनाव निकालना वो चाहते कह रहे बिल्डिंग हमें ही बनाई, निकालना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, अब बनाया तो ग्रीन हमने बनाया ना, उन्होंने तो नहीं बनाया। शुरुआत हमने करी कहते हैं। भाई वो चाहते तो सरकारें वो चला रहे थे, वो भी उसको उस समय भी अस्थायी राजधानी कर सकते थे, किसने मना किया था उनको? मैं कहूँ हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी समय कम मिला, ऐसा नहीं। भाई एक सेंटेंस में माननीय त्रिवेंद्र जी ने बजट सत्र में उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, तो क्या हरीश रावत जी को एक सेंटेंस बोलने का समय नहीं मिला क्या? ये मुख्यमंत्री घोषणा तो करनी होती है, उतना तो समय था ना उनके पास, पर्याप्त समय था ना, नहीं कर पाए क्योंकि हमने कर दिया। तो कैसे करके इसको काउंटर करना है, आगे कैसे हम अपने राजनीतिक यात्रा पूरी करें कि जो सत्ता में आने का जो उनका जो ध्येय है, होते हैं किसी राजनीतिक दल की सत्ता में कैसे है, तो उसके लिए एजेंडा सेट करें, तो उसके लिए वो राजधानी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल आज खड़ा हुआ इसमें, आज विधानसभा के अंदर जब सारी चर्चाएं चल रही थी तो जो तिलकराज बेड़ है उनके मंत्री भी रहे और वर्तमान उनके सीनियर विधायक भी हैं। आज तिलकराज बेड़ ने खुलकर कहा कि अस्थायी राजधानी देहरादून ही होनी चाहिए, यानी परमानेंट कैपिटल जो हो वो देहरादून कह रहे हैं। आज कहा उन्होंने। तब हरीश रावत कहते हैं कि मैं गैरसैंण में राजधानी बनाऊंगा, तिलकराज बेड़ कहते हम देहरादून में बनाएंगे। तो पहले वो अपने अंदर कांग्रेस के अंदर एक कंसेंट तो बना ले। क्या ये कांग्रेस का एजेंडा सेट होने वाला है क्या? कंसेंट तो बनाए ना। वो कुछ करेंगे तिलकराज, मतलब मैदानी वोटों को तिलकराज बेहर साधेंगे, कहेंगे कि देहरादून में राजधानी बनाएंगे, और पहाड़ के वोटों हरीश रावत साधेंगे कि हम सब पहाड़ में राजधानी बनाएंगे। तो पहाड़ के लोगों का तो इसका मतलब ये तो मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है। जहां तक उमेश शर्मा की बात है, मैं तो आज तक नहीं पता उमेश शर्मा कौन है। ये ठीक है, कानपुर से विधायक है, हमारे विधानसभा का हिस्सा है। अब कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? मेरे रिलेशन भी है, नहीं छोटे भाई की तरह है, लेकिन है कौन मुझे नहीं मालूम अभी भी। अब आप मुझे मिल रहे हैं, अब मैं आपके पीछे का तो नहीं जानता ना। आप मिल रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे मेरी बातचीत हो रही है, इतना ठीक है। उमेश हमारे विधायक, उससे पहले भी मैं उसको जानता था, आज भी हम उनको जानते हैं, मिलते हैं, बड़े भाई छोटे भाई जैसे हम व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हम सदन के अंदर नहीं लग रहा था छोटे भाई बड़े भाई, लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो वो कौन है मुझे नहीं मालूम है, कहां से है, क्या है, कौन है। वो कहता उत्तराखंडी है, मैं तो नहीं जानता। अब उत्तराखंडी होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि कितने उत्तराखंड के लोग उनको जानते हैं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन वो इसलिए गैरसैंण की बात करते हैं कि उनको पहाड़ के लोगों का ध्यान खींचना अपनी ओर। आप कह रहे हो कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आपकी कह रहे हैं उमेश कुमार की? स्वाभाविक है ना। हम उत्तराखंड में गैरसैंण राजधानी बने इसको लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ, हमने कहा ग्रीष्मकालीन बनाएंगे, हमने बना दिया, होनी चाहिए। अब ईमानदारी के साथ हमने ये कहा कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो कल मैंने बाकायदा ये कहा है सदन में कि क्योंकि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया है, तो गैरसैंण में एक असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी स्तर का आदमी तैनात होना चाहिए जो वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, वहां से हमें लगे कि राजधानी रन हो सकती है, फिर उसके बारे में विचार करेंगे। उसकी संभावना से मैंने इनकार नहीं किया। तो इसलिए उमेश शर्मा का कहना, हरीश रावत जी का कहना, पूरा उत्तराखंड जानता, उसमें कहने की राजनीति हमको दिखाई पड़ रही है। हरीश रावत जी का कहना ठीक लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस कभी सत्ता में के नजदीक रही है, सत्ता में आ भी सकती है भविष्य में, कभी तो आएगी, आ सकती है ना। तो वो कह रहे हैं, तो वो एक बार कहीं उसका वो मतलब वो होने की संभावनाएं हैं, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता कहते हैं कि देहरादून में होनी चाहिए। इसका मतलब आपस में कंसेंट नहीं है। जब कंसेंट में तो कैसे बना पाएंगे? जहां तक उमेश शर्मा का सवाल है, उमेश शर्मा एकमात्र विधायक है कानपुर से, अगली बार उन्होंने विधायक है, अगली बार ये होना भी नहीं मुझे मालूम। ये आप दावे से कह रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, तो राजनीति मैं भी समझता हूँ, अगली बार नहीं बनेंगे, ये आज बता रहा हूं मैं बोल रहा हूँ, मतलब उमेश कुमार एक अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं। ऐसा क्यों कहते हैं? वो तो बहुत काम किया उन्होंने कानपुर में। मैं अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं ना, वो तो कानपुर की जनता बताएगी आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो कहां से राजधानी बना देंगे? क्या एक व्यक्ति क्या गैरसैंण को राजधानी बना सकता है क्या? उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल करूंगा। की क्या? बोलो ना, किया क्या?
ये बयानवीर जितने हैं कि उत्तराखंड की जनता को गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं, ये मूर्ख समझते हैं उत्तराखंड के लोगों को क्या? अरे पहाड़ का इंटेलेक्ट बहुत हाई है, बहुत हाई है पहाड़ का इंटेलेक्ट। वो अपने आदमी को भी, जो जो उनके बीच का व्यक्ति है, उसको भी हर पल परखते हैं, उसकी बातों को भी संदेह की नजर से देखते हैं। ये पहाड़ का मानस है ये, वो आसानी किसी स्वीकारता नहीं है, उसको परखता है, उसको हर व्यक्ति पर संदेह रहता है। जब तक उसके कृतित्व सामने ना आ जाए तब तक वो उसके पीछे खड़ा नहीं होता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे बयानों से इस तरह का माहौल बना के हम कोई पहाड़ का लाभ उठा लेंगे, वो गलती कर रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिलने वाला है, ये बड़ा स्पष्ट है। आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग और तीसरा मूल निवास, ये 3 मुद्दे बहुत अहम हो चुके हैं, क्योंकि थर्ड फ्रंट जो है क्षेत्रीय राजनीति अपनी जो करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं मंचों पे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसे में क्या भाजपा को डर है कि कहीं ये 3 मुद्दे इनकैश न कर ले, क्योंकि कांग्रेस भी इन्हीं मुद्दों पर ही बैटिंग करने को तैयार हो गई है। हरीश रावत भी खुलकर गैरसैंण की वकालत कर रहे हैं, मूल निवास को लेकर भी बातें हो रही हैं दबे मंचों से। ऐसे में कहीं ना कहीं विनोद चमोली को लगा कि भाई पार्टी लाइन से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं पार्टी बीजेपी जो है डिफेंसिव बल्लेबाजी कर रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रंट पे बल्लेबाजी करने की जरूरत है। तो आप बाहर निकल कर अपने फ्रंट पे बल्लेबाजी करिए। मैंने कल विधानसभा में कहा है कि हम डिफेंस नहीं ले रहे हैं। हम जो उत्तराखंड राज्य निर्माण के बुनियादी मुद्दे थे, आप आंदोलनकारी भी रहे, क्योंकि जी हाँ, तो उन पर हम बात कर रहे हैं। जैसे भू कानून का विषय आया था, तो आखिर भू कानून के विषय का समाधान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब उसमें सख्त है, लेकिन उसमें कुछ चीजें अभी और होने लायक है। जैसे मैंने नगरीय निकायों की बात की, 107 निकाय है, तो उनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये भू कानून प्रभावी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उनके लिए मैंने अलग से एक कार्य योजना क्या होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैंने एक विजन दिया है। जैसे मैंने कहा कि सभी निकायों में मास्टर प्लान लागू हो जाए। मास्टर प्लान में लैंड यूज फिक्स होता है, तो उसमें जो कॉमर्शियल लैंड होगी वो कॉमर्शियल के लिए यूज होगी, उसके लिए होगी, और उसमें भी कितनी भूमि हम उसके लिए दे पाएंगे वो भी निश्चित कर दी जाए। ठीक है ना? तो वो जो भू कानून फिर जो आउटर पर लगा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र, वो उस पर भी लागू माना जाएगा, वो भी व्यवस्था बन जाएगी। तो मैंने एक लाइन दी है कि इस तरह से करना चाहिए, लेकिन उसको भी उसके दायरे में लेना है, ये मैंने कहा है। दूसरा मैंने ये भी कहा है कि हमने जो हरिद्वार को, उधम सिंह नगर को उसमें छोड़ा है, हमने छोड़ा है ना उससे, तो मैंने कहा छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। हरिद्वार को और उधम सिंह नगर में भी आप, ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां होना है, उसके कारण थोड़ा लिबर्टीज हैं उन जगहों पर, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन कर दीजिए इंडस्ट्रियल एरिया का, जो आएगा अपने इंडस्ट्रियल एरिया में आएगा। आखिर क्या हरिद्वार के लोगों को भू कानून नहीं चाहिए क्या? क्या वहां की डेमोग्राफी नहीं बदल रही क्या? वहां के जो लोग हैं, वहां पे जमीनों की बड़ी खरीद फरोख्त है हरिद्वार में, हम इसलिए बोल रहा हूँ, तो वहां के जो लोग हैं क्या उनकी जमीन नहीं बचाई जानी चाहिए क्या? वो हमारे लोग नहीं है क्या? जो स्थानीय गरीब लोग हैं, लोग उनको बहका, आप कह रहे हैं वो हमारे लोग नहीं है, और यहाँ पे बात हो रही है पहाड़ी वर्सेस मैदानी बांटने की, और कहीं कहा गया कि विनोद चमोली जो है कहीं ना कहीं वो पहाड़ी वर्सेस मैदानी कर रहे हैं। वो समझने का फेर है, ये कहा गया, क्योंकि जो लोग ये करके राजनीति करना चाहते हैं वो लोग ऐसी बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए मेरा पौड़ी भी उतना महत्वपूर्ण है जितना हरिद्वार महत्वपूर्ण है, उतना मेरा उधम सिंह नगर महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड का हिस्सा है वो। मैं उसको अलग कर कैसे चल सकता हूँ? मैं देहरादून में इतने साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैं मेयर रहा हूँ, ये तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मैं सबको लेकर चला हूं, सबकी चिंता की गई यहाँ पर, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरा ये कहना है कि भाई सिर्फ पहाड़ के लोगों की हम चिंता करें, ठीक है, पहाड़ की विषम परिस्थितियां हैं, उनकी चिंता हमको है, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम हरिद्वार उधम सिंह नगर क्यों छोड़ सकते हैं? वहां के जो गरीब हैं, जो वहां के खेतिहर लोग हैं, तो वहां की भूमियां क्यों खुर्द-फुर्द होनी चाहिए? क्यों नहीं वो चीज वहां पर भी लागू होनी चाहिए? जो मूल निवास का विषय चल रहा है, चकबंदी को लेकर क्या स्टैंड है आपका? मैं बता रहा हूं, जो मूल निवास का विषय चल रहा है बड़ा सेंसिटिव विषय है, लेकिन जो हरिद्वार के मेरे मूल निवासी हैं, क्या उनके राइट नहीं मारे जा रहे हैं क्या? भाई अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो पहाड़ से ज्यादा तो हरिद्वार उधम सिंह नगर में हो रही है, देहरादून में हो रही है।
नैनीताल के तराई वाले हिस्से में हो रही है। तो क्या इन क्षेत्रों को बचाया नहीं जाना चाहिए क्या? तो क्या मूल निवास का जो जो हमारा सिद्धांत है, क्या इन क्षेत्रों में वो लागू नहीं होता क्या? तो सवाल तो यही उठेंगे ना चमोली जी, जब जनता यही सवाल करती है, कहते हैं चमोली जी जो है वो बीजेपी के ही बहुत कद्दावर विधायक है, तो वो जो सवाल जो पूछ रहे हैं, वो सवाल जो विधानसभा के अंदर पूछ रहे हैं, वो निर्दलीय विधायक से पूछ रहे हैं या कांग्रेस से पूछ रहे हैं, क्या वो ये सवाल अपने मुख्यमंत्री से नहीं पूछ सकते? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि ये ये सवाल तो उठता ही है ये ना। सवाल मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ। मैं उमेश से क्या सवाल पूछूंगा, वो क्या कर सकते हैं? मैंने आपके सामने भी कहा ना। मैं विपक्ष से क्या सवाल पूछूंगा, वो क्या कर सकते हैं? भाई हम 25 साल पर चर्चा कर रहे हैं, सरकार तो दोनों रहेगा, 25 साल बीजेपी कांग्रेस दोनों रहेगी। 25 साल की समीक्षा को कर रहे हैं और आगे का विजन रख रहे हैं। करेक्ट। ठीक है ना। तो विषय अब सरकार से बाहर निकल जाता है। जब हम आगे विजन की बात करते हैं तो विषय सरकार से बाहर बड़ा बड़ा विषय होता है। मतलब कह रहे हैं आप ये बात बींगल उत्तराखंडी करते हैं, पार्टी विधायक के तौर पे नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उत्तराखंड का नागरिक हूं, तो मैं जो मुझे ठीक लगता है आगे से किसी इश्यूज पर हमको काम करने की जरूरत है, मैं विजन रखना है ना। विजन रखने का मतलब ये तो नहीं हम सिर्फ सरकार ने जो अच्छा किया तो वही विषय रखेंगे। सरकार तो अच्छा कर ही रही है, लेकिन और बेहतर करना पड़ेगा। ये सब इश्यूज को भी साथ लेके चलना। कैसे कन्विंस करेंगे फिर सरकार को? ठीक है ना। तो सरकार 1.5 साल का समय बचा है। सरकार कन्विंस होती है, ऐसा नहीं है। जब भू कानून का विषय चला था तो सब लोगों को लगता है शायद बीजेपी शायद भू कानून के खिलाफ है, ये भू कानून नहीं लाना चाहती। आखिर सबसे पहले मैंने ये विषय परेड ग्राउंड से उठाया था, आखिर मेरी सरकार ने स्वीकार, बाद में हम एक भू कानून लेकर कह रहे हैं कि आपका भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर था सरकार पे, आपकी सरकार पे। प्रेशर की बात नहीं है। जब मैं बोलता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो निश्चित तौर पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर उसने क्यों कहा। कोई भी मेरा कार्यकर्ता कहीं से अगर बोलेगा तो उस पर चर्चा तो होगी ना, कार्यकर्ता क्यों बोल रहा है, इसके उसके डेप्थ को आके अगर हमें लगेगा इसको करना चाहिए तो करेंगे। तो मिला के ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी की जो सब ये बातें करें, कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम पहाड़ी नहीं है क्या, या हम उत्तराखंड नहीं है क्या? हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी किसी यूकेडी वाले की है, किसी स्वाभिमान मोर्चे वाले की है, किसी कांग्रेसी की है, या किसी भी व्यक्ति की जो यहाँ का नागरिक है। ये निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की, चाहे उमेश कुमार की जिम्मेदारी कितनी मैं नहीं जानता। जो सिर्फ राजनीति करने के लिए उत्तराखंड में आए हो, मैं उनके बारे में नहीं बात करता, लेकिन जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग, उत्तराखंड के लोग हैं, जितनी जिम्मेदारी सबकी उतनी जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ। चमोली जी, एक सवाल और भी है। ये सवाल इसलिए भी बिल्कुल सटीक बैठता है कि जनता के मन में जरूर ये सवाल है, क्योंकि हमने देखा कई मंचों पर आपने ब्यूरोक्रेसी को कसते हुए नजर आए। आपने कहा कि भाई ये लोग जो है, ये जो प्रोटोकॉल्स उसका फॉलो नहीं करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। एक आपने कहा एसीएस यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को गैरसैंण भेजा जाए, वहां पे भी मिनी सचिवालय बने, यही आपका जो ध्येय है। ऐसे में सवाल ये है कि आपने कहा कि भाई ब्यूरोक्रेट्स कहना नहीं मानते हैं, वहीं हमने देखा कुछ दिन पहले राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आती है और जो हमारे तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स है वो तो गाड़ी से सीधा अंदर चले जाते हैं, और जो विधायक और जो मंत्रीगण है वो बस से जा रहे होते हैं। तो देखिए हम चुनकर, जो जनता है वो चुनकर तो विनोद चमोली जी को भेज रही है, जनता तो चुनकर पुष्कर सिंह धामी जी को भेज रही है। यानी जनता जो है वो अपने विधायकों को, अपने नेताओं को चुनकर भेज रही है, उन ब्यूरोक्रेट्स को चुनकर नहीं भेज रही है। तो जनता किससे छुई लगाए? देखिए क्या है, मैं ये बातें इसलिए उठा देता हूं क्योंकि मैं थोड़ा अनुशासन प्रिय आदमी हूं, और प्रोटोकॉल्स और ये सब चीजें जब है तो बात करनी पड़ती है, अगर नहीं होते हम विधायक तो हम ये बातें नहीं करते। किसी ने कहा ये तो एक सवाल और ले रहा हूं के साथ, क्योंकि अभी हमने देखा, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि मेयर, आप मेयर रहे, मेयर जो होता है प्रथम नागरिक है, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन है अपना। लेकिन हमने देखा कि अभी जो वर्तमान मेयर है सौरभ थपलियाल, वो बाद में खड़े होते हैं, उनसे पहले आपके भाई जो डीएम है सविन बंसल खड़े होते हैं, उसके बाद एसएसपी अजय सिंह खड़े होते हैं, फिर सौरभ थपलियाल खड़े होते हैं। क्या उन ब्यूरोक्रेट्स को क्या ये प्रोटोकॉल्स मालूम नहीं होते हैं, या वो जानबूझकर इसका उल्लंघन करते हैं? देखिए क्या है, कई बार आपको, क्योंकि हम तो मजबूत इच्छा शक्ति चुनना चाहते हैं, कई बार आपको अपनी पोजीशन खुद लेनी पड़ती है, कई बार, और वो इसलिए भी जरूरी है कि आप जो हम जनप्रतिनिधि हैं, सरकारें चला रहे हैं या जैसे भी सिस्टम में चल रहे हैं, तो हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेना होता है, बिना उसका तो चलता नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेते हुए हम अपनी पोजीशन लेकर नहीं चलेंगे तो काम लेने में दिक्कत आएगी। ठीक, मैं जो बातें कर लेता हूं मैं इसलिए कर लेता हूं क्योंकि मैं मेयर रहा हूं,
और मैंने अधिकारियों से काम लिए हैं। तो आप ये कह सकते हैं, दूसरी तरह से इसको थोड़ा परिभाषित कर सकते हैं कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है कि मैं अधिकारियों से काम ले पाता हूं। अब जिनको लेता है, जब वो नहीं लेते हैं, उसके कारण में वो प्रोटोकॉल और ये सब चीजें आती हैं, तो वहां फिर मैं रिएक्ट कर जाता हूं, क्योंकि मैंने वो काम लिया हुआ है, मुझे वो काम करना आता है, अधिकारियों को कैसे डील करना मुझे आता है। और वो मेरा समझिए पसंदीदा फील्ड भी है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मेरा पसंदीदा फील्ड है, मैं उसको ज्यादा एंजॉय करता हूँ जब मैं काम में होता हूँ। तो इसलिए मैं उन बातों को कर पाता हूँ, हर कोई नहीं कर पाता है, मैं कर पाता हूँ। इसीलिए वो चीजें ज्यादा मेरे ध्यान में भी आती है, फिर मैं उनको लेकर रिएक्ट भी करता हूँ, मैं उनको लेकर व्यवस्था भी देता हूँ। वो सारी चीजें इसीलिए होती है। इस मामले में क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए था? नहीं, ठीक रहना चाहिए। अब मेयर है, फर्स्ट सिटीजन है, जब तक मैं मेयर रहा मेरा रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ एक दिन डीएम के यहाँ गया था, वो जब मैं विधायक बन गया था, वो भी शराब के ठेके के चक्कर में मुझसे त्रिवेंद्र मेरा कन्वर्सेशन हो गया था, कुछ थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चला गया था। एक दिन, सिर्फ एक दिन। ये तो मैं कभी डीएम के नहीं गया, बीइंग अ मेयर डीएम मेरे यहाँ आए और डीएम ने जैसा मैंने चाहा वैसे काम किए। इस शहर में मैं तो चेयरमैन रहा, मैंने चेयरमैन रहते हुए पूरे शहर में तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से काम लिया, तोड़ फोड़े हुई, बहुत सारा काम हुआ। डीएम, एसएसपी, ये सब मेरे कार्यालय में बैठते थे, हम लोग वहां स्ट्रेटजी बनाते थे, आगे बढ़ते थे। तो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तो कैसे सिटी ऐसे अधिकारियों का गैरसैंण चढ़ाने की बात करते कैसे सिटी तो चढ़ाएंगे ना, क्या दिक्कत है? हैं जो बस से सीधा एयरपोर्ट घुस जाए? नौकरी करनी पड़ेगी तो चढ़ना पड़ेगा, नौकरी करनी है तो क्यों नहीं चढ़ेंगे? किसकी जिम्मेदारी है? अगर सरकार कोई निर्णय ले रही है, उसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की है, शासन की है, फिर शासन के बाद प्रशासन की है, करना पड़ेगा ना। कल चीफ सेक्रेटरी किसी को डिप्यूट करेंगे, क्यों नहीं जाएगा? जाना पड़ेगा। सरकार में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम जिसको तैनात करेंगे उसको काम करना पड़ेगा। ये किसने कह दिया कि आप सिर्फ देहरादून में ही काम करेंगे? आप नौकरी कर रहे हैं ना, आप लोक सेवक हैं, आपने आपका ये कमिटमेंट है कि आप लोक सेवा में। ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं मर्यादा में रहना होगा, भी कह रहे हैं। भाई ब्यूरोक्रेसी कोई अलग नहीं है फिलहाल, अभी नहीं नजर, ब्यूरोक्रेसी कोई अलग चीज तो नहीं है, तो हमारे मर्यादा में नहीं नजर आती। हमारे समाज के लोग हैं ना, संविधान से गवर्न हो रहे हैं ना, तो ब्यूरोक्रेट्स को भी समझना चाहिए उनकी भूमिका है इसमें। उत्तराखंड को बनाना है, मैं 25 सालों की बात कर रहा हूँ, तो 25 सालों में कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बनाना है, तो सिर्फ नेता इस जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे अकेले, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स को भी आगे आना होगा, जनता को भी आगे आना होगा। मेरा ये मानना है कि जो भी पॉलिसीज हम लोग बनाते हैं, विधानसभा में जो भी नियम कानून पॉलिसीज बनती है, सेंटर से योजना, इन सब का एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है। ये उनको करना चाहिए। पहली बात, उनको सरकार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सरकार का मतलब होता है जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार में बैठे हो, चाहे वो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि। मतलब लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को ब्यूरोक्रेट से ऊपर रखा गया है, इसीलिए रखा गया है, उसके प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो जो भी निर्णय हम लोग लेते हैं, उन निर्णयों को इंप्लीमेंट करने की नैतिक जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, शासन की है। तो उनको अपना काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, वो गलत करते हैं। उनको करना चाहिए, और ये एहसास सरकार को समय समय पे कराते रहना चाहिए। और आप होते तो शायद करवाते हैं, आप होते तो शायद करवाते। मेरे साथ सब ठीक चलते थे, अब भी ठीक चलते हैं। आप मंत्रिमंडल में अब कहा जा रहा था, चर्चा थी कि भाई चमोली जी जो है उन्हें कैबिनेट में लिया जाएगा, मंत्री होंगे। शायद उनकी जो स्किल्स है, जो अपने का मेरा पसंदीदा कार्य है एडमिनिस्ट्रेशन, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं ना, वो बना दिया गया कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का। देखो ऐसा है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय पार्टी करेगी। जिन लोगों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है, वो उसमें जो निर्णय करेंगे, जो भूमिका में हमको रखें, हमको रहना होता है। बल्लेबाजी करेंगे कहीं भी। हाँ, लेकिन ये है कि जहां भी रहेंगे अपना 100% देंगे, पीछे फुट पे खेलना है, 100% देंगे, पीछे रहने की आदत ही नहीं है, स्वभाव नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। नहीं, एक चीज में पीछे रह गए, एक तस्वीर की बड़ी चर्चा, एक चीज में पीछे रह गए आप। विधानसभा के अंदर से तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही है, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने साथी हैं बीजेपी में, सब में आप फिर सवाल आप मुझसे पुनः पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये टोपी जो है मैं तो हमेशा पहनता हूँ, मेरे दर्शक देखते हैं, टोपी मेरे सर पे रहती है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा जिस दिन द्रौपदी मुर्मू आती है विधानसभा में, तो आपको छोड़कर और विधायक दूसरे हैं, जो मुन्ना सिंह चौहान, जो आंदोलनकारी में आंदोलन में खूब बढ़ चढ़ कर रहे हैं उत्तराखंड बनने से पहले,
आप दोनों के सर में पहाड़ी टोपी नहीं थी, बाकी जो मंत्रिमंडल था, जितने नेता थे, सब में पहाड़ी टोपी बनी हुई थी, जो साल भर टोपी नहीं पहनते हैं। वो इत्तेफाक है ना, हमने उस चीज को ध्यान दिया। हाँ, लोगों ने नोटिस किया तो हमारे लोगों ने अच्छी बड़ा बात है। नोटिस किया। लोगों ने नोटिस किया तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कह दूं, हाँ। सिर्फ टोपी पहन के कोई पहाड़ी है ऐसा नहीं है। हम तो स्वयं में पहाड़ हैं, उसी को जीते हैं, उसी में उसी के लिए मरते हैं। तो हमें कोई टोपी लगा के बताने की आवश्यकता कि हम पहाड़ी हैं। तो अगर ये नौबत बताएगी तो हमारी तो डूब मरने वाली बात है। तो ये नौबत हमारे साथ नहीं आएगी कभी, हम तो स्वयं में पहाड़ को जीते हैं। हाँ, लोग ऐसा नोटिस करते हैं, आपने मेरे ध्यान में लाए हैं, तो ठीक है। अब नहीं नहीं पहन, ध्यान में नहीं रहा तो नहीं पहने, कोई ऐसा कोई बड़े कारण तो उसके है नहीं, कोई बड़े कारण है तो थोड़ा स्वभाव भी नहीं है। अब कुछ लोगों के हिसाब करें, मैं अक्सर टोपी लगाता हूँ, हमने ना कभी टोपी लगाई न टोपी पहनाई। हमने लेकिन आजकल नेता टोपी ज्यादा पहना रहे हैं। नहीं, हमने वो काम नहीं किया ना। अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसकी टोपी उसके सर। हमने इतने साल की राजनीति कर लिया, 40 साल का, हमने कभी किसी को टोपी नहीं पहनाई भाई। और हम 25 साल में टोपियां बदल जा रही है और कोई हमें पहना भी नहीं पाया। सही बात तो ये है। लेकिन हम पिछले 25 साल में देख रहे हैं टोपियां, कभी भाजपा की टोपी सर पे होती है तो कभी टोपी बदल के कांग्रेस की जाती है, कभी कांग्रेस की टोपी भाजपा की, लेकिन हमको टोपियां बदलती रहती है। हमको, हम पहाड़ से जुड़े हैं या उत्तराखंड से जुड़े हैं, इसके लिए हमको टोपी पहननी पड़े, अभी इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए। भगवान की कृपा से हम ठीक ठाक हैं, लोग हमको जानते पहचानते हैं, लोग मेरी भूमिका को समझते हैं और मैं उसमें अपनी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। ये आखिरी सवाल, कहा जाता है राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या स्थायी दुश्मन नहीं होता, फिर उमेश कुमार तो आपके छोटे भाई हैं, तो ऐसे में जो विधानसभा के अंदर हुआ उस इंसिडेंट के बाद आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? खानपुर विधायक उमेश कुमार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सुनिए, मेरी कोई शत्रुता किसी से आज तक राजनीति में रही और मैं शत्रुता पालता भी नहीं। मेरी आदत है टिट फॉर टैट, जहां पर जो विषय है उसको वहीं निपटा देना, उसके आगे फैसला ऑन द स्पॉट मैं उसको लेकर नहीं चलता हूँ। नहीं, आगे कैरी नहीं करता मैं, मेरा स्वभाव है, मैं कैरी नहीं करता। कितना सारा कैरी करेंगे, दुनिया में इतना कुछ होता है, हमें अपना काम करें, उन पर ध्यान दें। उमेश है, उसके मेरे पुराने संबंध है, छोटे भाई की तरह। मैसेज क्या देना चाहेंगे उमेश कुमार को? मैं मैसेज चाहूंगा थोड़ा एग्रेशन कम करें, और ठीक है उत्तराखंड ने उनको सम्मान दिया है तो उत्तराखंडियों का भी सम्मान कर ले भाई। छोटे हैं तो छोटे की तरह प्यार मिलेगा। अब कोई बच्चा है बाप बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा संभव नहीं है ना। हाँ, बड़ा भाई मानेंगे तो छोटे भाई का प्यार पाएंगे। अब कोई सर पर चढ़ कर उछल कूद मचाने लगेगा तो ये सर इतना हल्का तो है नहीं, इसमें चढ़ने तो किसी को दिया नहीं जाएगा, आज तक तो चढ़ने दिया नहीं हमने। तो उनको थोड़ा एग्रेशन कम करना चाहिए कायदे से। उत्तराखंड ने उनको सम्मान दिया, सम्मान के भाव से सबको देखना चाहिए। और तिलकराज बहड़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत पुराने नेता है, भाजपा में भी रहे, हमारे मित्र हैं, तो पुनर्विचार करें जो उन्होंने कहा है। और अगर वो चाहते हैं कि देहरादून ही राजधानी बने तो फिर अपने कांग्रेस में पहले उस एजेंडे को लेकर जाए, कांग्रेस को सहमत कराएं, उसके बाद तब बाकी लोगों से बात करें। ये थे हमारे साथ धर्मपुर विधायक विनोद चमोली जी, जिनका बातों से तो साफ लगता है कि भाई पार्टी की लाइन से इतरती बोलने के लिए जाने जाते हैं। मुद्दा था मूल निवास का, मुद्दा था भू कानून का, तो खुलकर बोले हैं, फ्रंट पे आकर बल्लेबाजी की है और साफ साफ कहना है कि भाई पिच उत्तराखंड की हो तो यहां पर चैंपियन तो विनोद चमोली ही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भैया उमेश शर्मा इस पक्ष को किस तरह से लेते हैं, उनका क्या कहना है। उनका भी बयान हालांकि सामने आया है और गैरसेट को लेकर स्थायी राजधानी बनाने की मांग की है, लेकिन बीजेपी ने भी अपना स्टैंड दे दिया है। बीजेपी स्टैंड से हटकर विनोद चमोली जी का कहना है कि भाई गैरसेट आने वाले समय में स्थायी राजधानी बनेगी और संभव है कि भाजपा के काल पे ही, भाजपा के कार्यकाल पे ही गैरसेट को स्थायी राजधानी का दर्जा मिले। अब इसके लिए जनता को 2027 का इंतजार करना होगा, क्योंकि 2027 तक इस पिटारे में बहुत सारे तर्कश के तीर हैं और बहुत सारे तीर छूटने बाकी हैं, कुछ छूट गए हैं, और जनता किस पर विश्वास करती है ये देखने वाली बात होगी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।